हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। आपका कैट एग्जाम 24 आने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, सर इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्या हमारी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहेगी। अगर मैं 90 परसेंटाइल एम कर रहा हूं तो मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, 95 एम कर रहा हूं तो कितने करने हैं, 99 एम कर रहा हूं तो कितने करने हैं। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुका है। कोई बता रहा है 8-8-8 स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, कोई कह रहा है 11-11-11 कर लो, कोई कह रहा है 9-9-9 कर लो। भाई ये सब बेकार की बात है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं, एक एक सेक्शन का, वर्बल में, एलआरडीए में, क्वांट्स में क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपके एरर्स होते हैं। आपको पता है क्वांट्स में बहुत बार ऐसा होता है ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एलआरडीए में आपके सामने ऐसा चैलेंज आता है कि भाई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर 6 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है ये सॉल्व भी नहीं हो रहा, तो आपको पता नहीं अब इसी को आगे सॉल्व करें या फिर हम नए सेट की तरफ मूव करें। वर्बल एबिलिटी में एक्यूरेसी का इशू है। हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आप मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर पाओ एंड एक ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो आपके जितने भी कैट फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करने वाला। डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत ज्यादा इंसाइट्स आपके लिए निकल के आएंगे जो बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि 99 परसेंटाइल की जब आप बात करते हो ना, तो 99 परसेंटाइल का मतलब बिल्कुल भी 99 परसेंटेज पेपर नहीं होता। 99 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। इसका मतलब होता है कि जितने लोगों ने पेपर दिया है उसमें आप 99% बच्चों से आगे हो। तो जो कट ऑफ है ना, वो एक रिलेटिव होती है। पेपर में जो कट ऑफ आती है ना, वो डिफिकल्टी लेवल पे बेस्ड है। भाई कितने बच्चों ने पेपर कैसा किया। अगर इजी एग्जाम होगा तो 99 परसेंटाइल के लिए ज्यादा स्कोर चाहिए होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों ने मार्क्स वहां पे अचीव करे होंगे। अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कम चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि कम ही ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जो स्कोर को अचीव कर सकते हैं। बट फिर भी माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कितना पेपर करें, क्या करें। तो पहला इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट अपने माइंड में ध्यान रखना है, दैट कोई भी प्री कंसीव नोशन अपने माइंड में लेके मत चलो। अगर आप कोई भी प्री कंसीव नोशन के साथ जाओगे तो आप अपना पेपर बिल्कुल खराब कराओगे, कोई वहां पे पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, मतलब कैट 23 की बात करूं, और इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए थी तो 78 मार्क्स आपको अचीव करने थे, मतलब 26 क्वेश्चन करेक्ट करके आने थे आउट ऑफ 66। ये एक्चुअल डेटा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्टेड डेटा की बात कर रहा हूं। ये एक्चुअल कैट वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस स्कोर है। 95 परसेंटाइल के लिए आपको 55 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, मतलब आपको 18 क्वेश्चंस करने थे। 90 परसेंटाइल के लिए आपको 44 मार्क्स चाहिए थे, मतलब 15 क्वेश्चन आपको करके आने थे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, इसी को एक बेंचमार्क बना लेते हैं। हाँ, बेंचमार्क बनाना ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाता है, बट आप इसी पे सोलली डिपेंड नहीं हो सकते कि मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा तो मेरी इतनी परसेंटाइल तो आ ही जाएगी। यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या हो रही है इस समय स्टूडेंट्स के साथ कि कोई प्रीवियस डेटा को उठा लिया है, उसके आसपास कुछ नंबर के साथ प्ले करा, 8-8-8 कर दो, 7-7-7 कर दो, 12-12-12 कर दो, बट वो कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं आने वाली। क्यों? अब आप ये देखो, 6 इयर्स का डेटा आपको दिखा रहा हूं और बहुत ध्यान से देखना। 23, 22, 21 तीनों साल जो आपका एग्जाम था 198 मार्क्स का था। ऑलराइट, अब आप यहां पे बहुत मेजर वेरिएशन देखने वाले हो। 99 परसेंटाइल के लिए जहां पे लास्ट ईयर 78 मार्क्स चाहिए थे, वहीं पे 2022 में 84 मार्क्स चाहिए थे और 2021 में 98 मार्क्स चाहिए थे। अब आप यहां पे क्या चीज गलती करोगे। अब मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने इस पेपर के अकॉर्डिंग सोच लिया मुझे तो भाई 78 मार्क्स लेके आने, इतने क्वेश्चन मैं करूंगा, 20-25 क्वेश्चन कर दूंगा, मेरा तो हो गया। 21 के हिसाब से पेपर का डिफिकल्टी लेवल आ गया, तो 98 मार्क्स चाहिए थे भाई। अगर वो 78 स्कोर करेगा ना तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा 99 के आसपास, वो तो 95-96 के आसपास आगे बैठ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 90 परसेंटाइल की बात करो, यहां पे 44 मार्क्स चाहिए थे एंड 2021 में 60 मार्क्स चाहिए थे, तो आप कैसे बनाओगे वो बेंचमार्क। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं जाना है, कोई भी अपने माइंड में कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, कोई 9-9-9 10-10-10 11-11 स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। पेपर को आप करोगे मेरिट की बेस पे। मेरिट का मतलब क्या हुआ कि भाई कौन सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल। आप जब पेपर को देखोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर डिफिकल्ट है या मॉडरेट है, एडवांस है। क्यों? क्योंकि आपने मॉक्स दे रखे हैं, आपको एक रियल टाइम आइडिया है। उस बेसिस आपको डिसीजन लेना है। अगर एग्जाम इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, कट ऑफ्स इंक्रीज होगी। अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, कट ऑफ्स डिक्रीज होंगी। तो उस चीज को लेके स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है, मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं जितने मैं उस टाइम में कर सकता हूं विद मिनिमम एक्यूरेसी।
अब दूसरी प्रॉब्लम और क्या आती है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि 78 मार्क्स के लिए आपको 26 क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट। अब 26 क्वेश्चन आप करके आ गए कि भाई मेरी तो 99 आ जाएगी। अरे भाई यू आर ह्यूमन, यू आर बाउंड टू मेक एरर्स। तो इन 26 में से बहुत सारे गलत भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपका क्या होगा, अटेम्प्ट तो आपके 26 है, बहुत बढ़िया, आपको लगेगा 99% एरर मैं ही हूं। जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा भाई 26 में से 10 क्वेश्चन तो गलत हो गए, भाई 16 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए। अब 16 क्वेश्चन ही करेक्ट हुए तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि 16 क्वेश्चन में आपके +3 के हिसाब से 48 मार्क्स बनेंगे। 10 क्वेश्चन जो गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग 10 की हो गई, 38 मार्क्स पे आके बैठ गए, आपकी तो 85% एरर लगी, 99 बनी ही नहीं। तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी होती है, कुछ बफर लेके आपको चलना है। बट फिर भी स्टूडेंट्स को अगर एक होता है कि सर मैं कितना पेपर करूं, फिर भी एक आइडिया दे दो, तो 50% के आसपास अगर आप पेपर कर ले तो एक डिसेंट पेपर होता है। उसके +-10% होता है जनरली, 40% पे भी 99 परसेंटाइल बन सकती है, 60 पे भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम लेवल। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेक्शन वाइज सर मुझे कैसे पेपर करना है। प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहना, एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है कि सर अगर ऐसे पेपर नहीं करना तो वर्बल, एलआरडी और क्वांट्स में करना कैसे है। तो यहां पे डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, उस दिन आपका माइंडसेट कितना है। वर्बल में जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताऊं, भाई मेरा खुद वर्बल में 98 99 आया हुआ है, लेकिन मेरी वर्बल में एक्यूरेसी उतनी पहले नहीं होती थी, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करता था। मुझे पता होता था मेरी एक्यूरेसी ना 65% 70% एक्यूरेसी रहती है, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करता था, आउट ऑफ 24 मैं करता था भाई 20 अटेम्प्ट, ठीक है। तो अब क्या होता था, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते थे तो अच्छा स्कोर बन जाता था, ठीक है। तो वो चीज आपको हेल्प आउट करती है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका वर्बल में एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरी वर्बल में ना इतनी एक्यूरेसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने इंक्रीज करके देख सकते हो। तो हर एक चीज डिपेंड करती है। अब यहां पे काफी सारे बच्चे जब पेपर करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे वर्बल एबिलिटी से पेपर स्टार्ट करते हैं, देन वो आरसी की तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे आरसी पहले सारा करते हैं फिर वर्बल एबिलिटी की तरफ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सर हमने पहले ना 2 आरसीज कर लिए, फिर हमने वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन कर लिए। और जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाता होगा आपके आरसी ज्यादा सही हो रहे हैं कि आपके वीए के क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे हैं, आप पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा जमर में कितने स्ट्रांग हो। अगर आपको लगता है आपका वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग है तो यहां पे आप ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो। बट आपको लगता है सर मैं कोशिश कितनी भी कर लूं मेरे वर्बल एबिलिटी तो गलत हो ही जाते हैं, तो आप 3 आरसीज पहले करो, उसके बाद भी एक क्वेश्चंस करो। तो मल्टीपल चीजें आपको ट्राई करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द एग्जाम। आपको भाई पेपर देख के खुद ही आइडिया लग जाएगा पेपर थोड़ा सा इजी है या पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेपर का क्या क्वेश्चंस का लेवल है। और उसके बेसिस पे आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई जो मुझे 40 मिनट्स मिले ना अपने सेक्शन में, उन 40 मिनट्स में मुझे पूरे पेपर को स्कैन तो करना ही करना है। ये बात तो आपको अपने माइंड में श्योर कर लो कि मुझे पूरा पेपर स्कैन करना है, मुझे वर्बल के 24 क्वेश्चंस देखने हैं। अब सारे क्वेश्चन देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में आप बोलोगे सर मैं तो ये 3 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, तो गलत है चीजें। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 40 मिनट्स में मुझे सारे क्वेश्चन स्कैन करने हैं। दूसरा, रादर देन डिसाइडिंग अ नंबर कि मुझे 8 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 12 क्वेश्चन करने हैं, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने हैं। मैक्सिमाइज का ये मतलब हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको जल्दी आंसर आ जाते होंगे, तो उनको आप तभी टिक कर लो। कुछ क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए करेंगे, हाँ यार मुझे ये आरसी में डाउट हो रहा है, इन 2 ऑप्शन में से एक है, देन आप अगेन उसको रिविजिट करोगे, देखोगे, टिक करोगे। तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बना के मैक्सिमाइज करना है। बिल्कुल भी प्रेशर मत लो कि मुझे 10 करना है कि 20 करना है, क्योंकि 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ऐसे भी स्टूडेंट्स जो 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 के 10 करेक्ट, 30 मार्क्स आ गए। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 20 करेंगे तो उनका 30 आया। भाई दोनों स्ट्रैटेजी करेक्ट है, दोनों में कोई चैलेंज नहीं है। अगर आपका एक्यूरेसी गेम है तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेस करके भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको लगता नहीं सर मेरी वर्बल में एक्यूरेसी नहीं है, तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। और कभी कभी ऐसी गलती मत करना कि सारे अटेम्प्ट कर दिए लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए। तो हर एक चीज समझिए, हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी नहीं होती कि इतने क्वेश्चन कर दो तो हो ही जाएगा। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी, बात समझो ना। सिमिलरली अगर मैं एलआरडीए की तरफ मूव करूं तो मेरी एक रिकमेंडेशन आप सबको है कि जब आपके सामने 4 सेट आए तो अराउंड 30 सेकंड स्पेंड करो। 30 सेकंड हर एक सेट पे स्पेंड करो पहले, मतलब टोटल आपने 2 मिनट लगाए और 2 मिनट लगा के आपने वो डेटा को देखा। पूरा एलआरडीए का सेट नहीं रीड करना, आपने उस डेटा को बस एक बार ग्लिम्स दिया कि अच्छा ये डेटा है, ये चीजें करनी होगी, ये मुझे लग रहा है चार्ट्स का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने मॉक में किया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन गेम्स एंड टूर्नामेंट में इस तरह से बनेगा। तो वो 30 सेकंड। अब आप बोलोगे सर 30 सेकंड तो बहुत कम है। भाई आपने अगर नंबर ऑफ मॉक्स लगाए, आपने प्रैक्टिस करी, आपने सेक्शन टेस्ट करे, तो यू विल हैव दैट क्लैरिटी कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में ये चीजें होती है। आपको बस एक ओवरव्यू चाहिए। अब उसके बाद आपने जब ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद आप देखोगे भाई हर एक पेपर में एक सेट जरूर आसान आता है, 2 सेट आपके मॉडरेट आते हैं और एक सेट आपका एडवांस आता है। एक सेट इजी, 2 सेट मॉडरेट और एक सेट आपका हार्ड आता है। ये एक पैटर्न रहता है कैट का। अब आपको ये देखना है वो कौन सा सेट है जो आपके लिए इजी है।
अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सर डीआई तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकता, इतने सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत इतने आसान आए हुए हैं कैट में, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, आपको बार ग्राफ का क्वेश्चन था, स्पाइडर चार्ट का क्वेश्चन था, देखने में इतना खतरनाक लेकिन इतना आसान कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना है अगेन बेस्ड ऑन द मेरिट कि वो कौन सा आसान क्वेश्चन है, क्या वो अरेंजमेंट का आसान है, गेम्स एंड टूर्नामेंट का आसान है, या फिर वो क्वेश्चन आसान है आपका चार्ट्स एंड डायग्राम्स का या मिसिंग टेबल का, कौन सा वो क्वेश्चन है जैसा आपने किया हुआ है और आपको वो इजी लग रहा है। अगेन अपने माइंड में ये चीज मत लेके जाना सर रूट्स एंड नेटवर्क तो डिफिकल्ट होता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट तो डिफिकल्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि वो क्वेश्चन इजी है या फिर डिफिकल्ट है। अब जब आपने एक सेट पिक कर लिया, अब पिक करने के बाद या तो आपसे वो सेट सॉल्व हो जाएगा, अगर वो सेट सॉल्व हो गया वेल एंड गुड है, आप नेक्स्ट सेट सॉल्व करो एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर वो सेट सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर किस मोमेंट पे मुझे वो सेट छोड़ देना चाहिए और नए क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, होता है ना ये चैलेंज। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं, अगर आप अराउंड 60 सेकंड्स बैठे हुए हो, मतलब 1 मिनट के आसपास आप बैठे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, मतलब 1 मिनट आपका बिल्कुल खाली चला गया, वेस्ट चला गया, आपने एक भी स्टेप मूव ऑन नहीं किया, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, इसका मतलब वहां पे स्टक हो चुके हो। अब आप दूसरा सेट उठा लो, बाद में वापस देख लेना, उसको रिविजिट कर लेना, एंड में अगर आपके पास टाइम बचे तो देख लेना क्या आप चीजें क्लिक हो रही है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से शुरू कर लेना, ताकि अगर आपके पास एंड में टाइम होगा वहीं पे आप कंटिन्यू कर पाओगे, वो सारा डेटा आपको फिर से नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइम माइंड में ले लो कि 60 सेकंड सर अगर मेरे से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, पूरे सेट को देखता जा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, तो आप उस सेट को छोड़ के अगले सेट की तरफ मूव ऑन करो। कोशिश क्या करनी है, कोशिश करो 2 सेट्स आप कर पाओ, 2 सेट्स ट्राई जरूर करो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक सेट किया, दूसरा सेट के आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस हुए, बहुत बार आप एक चीज नोटिस करना, जो आप 2 मेजर गलतियां करते हो, सबसे पहली गलती तो ये कर देते हो कि पूरा सेट सॉल्व करने लगते हो, क्वेश्चन की तरफ देखते ही नहीं हो। तो भाई ऐसा मत करो, कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें इतना कुछ पूछा ही नहीं होता, आपने बेसिक डेटा बना लिया, उसी से आंसर आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे स्टूडेंट ईगो पे क्या ले लेते हैं कि अगर मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो अब मैं चारों करके मानूंगा, जबकि ऐसा भी होता है बहुत बार कैट आपको कैसे ट्रैप करता है, एक सेट में एक क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होगा, बाकी 3 क्वेश्चन एकदम आसान है जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, बट वो एक क्वेश्चन आपकी 5 मिनट की कैलकुलेशन ले लेगा जिसमें आपको सारा डेटा क्रंच करना है, सारे नंबर्स बनाने हैं। तो वहां पे आपने उतना आरओआई नहीं है ना। अगर मान लो आपने 6 मिनट लगा के ये एक एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उससे बेटर हो सकता था 6 मिनट्स में आप एक पूरा सेट सॉल्व कर लेते, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए और एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्विंग है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेट सॉल्व करना ही करना है, मैंडेटरी है नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 2 डिफिकल्ट होते हैं, तो आप 2-2 करके भी टोटल 8 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। तो आप 3 सेट लगा सकते हो, 3 सेट में से एक सेट आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, आपके चारों 5 क्वेश्चन हो गए, एक सेट में आप 2 क्वेश्चन कर दिए, एक सेट में आपने 2 क्वेश्चन कर दिए, देन ऑल्सो यू आर गुड टू गो। भाई 20 क्वेश्चन आपके सामने आने हैं, 4 सेट आने हैं, राइट। तो 4 सेट्स में से आप आराम से 2 से 3 सेट अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। सॉल्व कितना होता है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी कितने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कितनी जल्दी आपकी चीजें क्लिक हुई हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसको कंप्लीट करोगे। कमिंग टू द क्वांट्स पार्ट, अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, सर क्वांट्स में हम लोग क्या करें। तो क्वांट्स में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी ये बता सकता हूं, कुछ क्वेश्चन आपने देखोगे जो बहुत आसान है। अगेन बहुत सारे बच्चे क्या ब्लंडर करते हैं, मेरा तो सर अरिथमेटिक स्ट्रांग है, मैं सारे अरिथमेटिक कर दूंगा, और एग्जाम में आपने देखा होगा मॉक में बहुत बार ऐसा होता है अरिथमेटिक के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है, जब आप एनालिसिस करने लगते हो तो रियलाइज होता है अरे यार अलजेब्रा में तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ वैल्यू रखनी थी, आंसर आ रहा था। तो वो प्री कंसीव नोशन नहीं करना, वो बैरियर को ब्रेक करो, ठीक है। तो क्वांट्स में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आसान होते हैं जिसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन पुट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर पता चल रहा है। तो मैं तो ऐसे फॉलो करता हूं कि आप स्टार्टिंग के 15 मिनट्स इन्वेस्ट करो, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आप सारे के सारे क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पे आए, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है आपने उसको टिक कर दिया, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड आता है आपने उसको टिक कर दिया, जो क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकंड 45 सेकंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपने देन एंड देयर सॉल्व कर दिया। मान लो आपको एक क्वेश्चन देखा जो आपको आता तो है लेकिन टाइम लगेगा, तो उसको वहीं पे मत सॉल्व करो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है तो बिल्कुल पैनिक अटैक हो जाता है। तो आप वहां पे रिव्यू पे क्लिक कर दो, क्लिक ऑन रिव्यू, रिव्यू पे क्लिक कर दो, ठीक है। देन अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आता उसको बिल्कुल छोड़ दो, वहां पे कुछ नहीं करना। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस 15 मिनट्स में आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एक बार आपके 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, आपने सारे क्वेश्चन देख लिए 1 से लेकर 22 तक, फिर आपके पास 25 मिनट बचते हैं। अब आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जहां पे आपने रिव्यू मार्क किया हुआ है। तो जब आप ये चीज देखोगे तो हो सकता है आपसे एडिशनली अब आपको 90 सेकंड लग रहे हैं किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको लेट से 2 मिनट लग रहे हैं, आराम से आप इन 25 मिनट में 7 से 8 क्वेश्चंस और कर सकते हो, तो आपके 13 to 14 अटेम्प्ट हो जाएंगे, विच इज अ गुड स्कोर फॉर क्वांट्स, राइट। और क्वांट्स में क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्वांट्स में आपको पता होता है मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो आप आराम से
कम क्वेश्चन करने पे भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी आते हो तो बहुत डुएबल है क्वेश्चंस करना। दूसरी चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन का आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता हो। आप ऑप्शन अप्रोच को यूज करके देखो, आप एलिमिनेशन टेक्निक से यूज करके देखो। कभी कभी आप देखते हो लॉग वगैरह क्वेश्चन होते हैं, आपको पता चल जाता है इसका आंसर एक नेगेटिव वैल्यू होगा, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर दो, आपको दिखेगा एक ही नेगेटिव वैल्यू है, आप उसको टिक कर दो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे चाहिए, आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। कहीं पे मान लो आपको पता चल रहा है कि भाई मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 21.67, मत निकालो 21.67, आप सिर्फ 20 से देख लो और फिर देख लो अप्रोक्सीमेट कहां पे आंसर आ रहा है, जल्दी भी आंसर आ जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक को यूज करके आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हो, चाहे आपको कॉन्सेप्ट आता हो चाहे नहीं आता हो। थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक तो होता है पूरा साइन कोसाइन टेन यूज करके आप आंसर निकालते हो, दूसरी जगह आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो आप आराम से इजीली आंसर निकाले। तो 5 8 और 13 होना चाहिए, 3 4 और 5 है तो ये भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो छोटे छोटे जो हैक्स होते हैं वो आपको काफी ज्यादा हेल्प यहां पे कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करो। एक माइंड में ये मत लेके चलो कि मुझे इतने ही क्वेश्चन करने हैं, मेरिट के बेसिस पे जज करो। कोई टॉपिक को भाई दिल से मत लगाओ। बहुत बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं क्वांट्स में, लगे हुए 3 मिनट हो गए 4 मिनट, अरे ये हो सकता है मैंने करा हुआ है, अरे मैंने देखा था कैसे होता है, और पता चलता है 6 मिनट चले गए, आपका पैनिक बटन ऑन हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका 1 मिनट 2 मिनट जा रहा है और आपको आगे का स्टेप नहीं दिख रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में वापस रिविजिट कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने 6 मिनट लगा के आंसर निकाल भी लिया ना तो भी आपका पैनिक बटन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस तरह से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो एंड में आपको रियलाइज होगा कि आपका मैक्सिमाइज होगा। सबसे पहला फंडा यही होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर देखना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर छूट गया मैं तो रीड भी नहीं कर पाया, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो 40 मिनट्स इज अ गुड इनफ टाइम कि आप सारे क्वेश्चन को रीड कर सकते हो और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। सिमिलरली आपको कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं सोच के जाने, आपको देखना हाँ यार ये वाला सेक्शन आसान लग रहा है, इसके क्वेश्चन में ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, मुझे जबरदस्ती यहाँ पे 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन नहीं करने। मैंने अगर एक एलआरडीए के भी सेट सॉल्व कर लिया और मुझे पता है बाकी 3 सेट मॉडरेट से एडवांस आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं देखता हूं कोई और सेट में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो सकता तो क्वांट्स में मुझे अच्छा करना है। बहुत बार मैंने स्टूडेंट देखा है कि वो एलआरडीए में एक भी सेट नहीं सॉल्व करते और उनकी वजह से पूरा क्वांट भी खराब हो जाता है। तो ये सब चीजों से बचना है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं लाइट काम एंड कंपोज माइंडसेट के साथ जाओ। कोई प्रेशर लेके मत जाओ कि इतने क्वेश्चन करूंगा तो ये होगा, उतने क्वेश्चन करूंगा तो ये होगा। आपने बहुत बार देखा होगा बॉक्स देते हुए रैंडम थॉट्स आने लगते हैं, इंस्टाग्राम की रील चल रही है माइंड के अंदर, ठीक है, इधर से पता चल रहा है कोई यूट्यूब वीडियो चल रही है, रैंडम थॉट्स आ रहे, नहीं हुआ तो क्या होगा। वो सब चीजों को छोड़ दो, वो 2 घंटे में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। एंड भाई बहुत बार आप देखोगे कि आपका काफी अच्छा टाइम निकल जाएगा ये प्लान को फॉलो करने के बाद। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट कर देना। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है जो आप भाई स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज्यादा, जो आप एंड मोमेंट पे समझना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना। एग्जाम मैंने काफी बार लिखा है तो कोशिश करूंगा जितने भी इनसाइट्स है, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं और बना सकूं। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।